हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। हजारीबाग विष्णुगढ़ घटना को लेकर बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाने की तिथि बदली। अब 3 अप्रैल को सभी प्रखंडों में मसाल जुलूस, 9 अप्रैल को झारखंड बंद। विष्णुगढ़ घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य भर में आंदोलनात्मक कार्यक्रमों में बदलाव किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 अप्रैल को सभी प्रखंडों में मसाल जुलूस निकाला जाएगा। इसके साथ ही पार्टी ने झारखंड बंद का भी आह्वान किया है। पहले यह बंद 4 अप्रैल को प्रस्तावित था, लेकिन जेईई मेन की परीक्षा 4 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आयोजित होने के कारण तारीख में बदलाव किया गया है। अब झारखंड बंद 9 अप्रैल को किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए बंद की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे 3 अप्रैल के मसाल जुलूस और 9 अप्रैल के बंद को सफल बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा है कि राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य सरकार को चेतावनी देने के लिए भाजपा कार्यकर्ता 3 अप्रैल को मसाल जुलूस निकालकर राज्य सरकार को आईना दिखाएगी। वहीं 9 अप्रैल को विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए विरोध दर्ज कराते हुए झारखंड को बंद कराएगी। हजारीबाग विष्णुगढ़ कांड के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ में नाबालिग बच्ची की निर्मम हत्या मामले की जांच की समीक्षा करने झारखंड के डीजीपी तदासा मिश्रा बुधवार की रात हजारीबाग पहुंची। इस दौरान उन्होंने बोकारो जोन के आईजी सुनील भास्कर, हजारीबाग रेंज के डीआईजी अंजनी झा, एसपी अंजनी अंजन और मामले के अनुसंधान से जुड़े अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान घटना के हर पहलू, सबूतों के संकलन, संदिग्धों से पूछताछ, तकनीकी जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की। डीजीपी तदासा मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ किया जाए तथा दोषियों की जल्द से जल्द पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह की घटनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजीपी ने कहा है कि मामले के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस केस में फास्ट ट्रैक ट्रायल के तहत शीघ्र न्याय सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस पूरी तत्परता और मजबूती के साथ काम कर रही है। धनबाद में भूधसान के बाद भड़का गुस्सा, बीसीसीएल अधिकारियों पर पथराव, गैस रिसाव से दहशत। धनबाद के बाघमारा प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुई भूधसान और 3 लोगों की मौत के बाद टांडाबाड़ी बस्ती में ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर है। बुधवार को स्थिति और तनावपूर्ण हो गई जब आक्रोशित ग्रामीणों ने बीसीसीएल अधिकारियों पर पथराव कर दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर बाद बीसीसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल कोल इंडिया के डीटी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे थे। उनके साथ गोविंदपुर एरिया के महाप्रबंधक भी मौजूद थे। बताया जाता है कि जैसे कोल इंडिया और बीसीसीएल के शीर्ष अधिकारी वहां से लौटे, ग्रामीणों का गुस्सा गोविंदपुर एरिया के महाप्रबंधक पर फूट पड़ा और पथराव शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान महाप्रबंधक को चोट लगने की भी खबर है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालत बिगड़ता देख सीआरपीएफ के जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महाप्रबंधक को अपने सुरक्षा घेरे में लेकर सुरक्षित बाहर निकाला। गौरतलब है कि मंगलवार शाम हुए भूधसान में एक घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया था, जिसमें 3 लोग लापता हो गए थे। देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लगभग रात 2 बजे तीनों के शव मलबे से निकाले गए। इस घटना के बाद से ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इधर एक और चिंताजनक जानकारी सामने आ रही कि घटनास्थल से गैस का रिसाव लगातार तेज होता जा रहा है। धनबाद में जमीन धंसने के बाद गैस लीक से अफरा तफरी, इलाके को किया गया सील, स्थायी समाधान की मांग पर अड़े लोग। धनबाद जिले के सोनारडी ओपी इलाके के टांडाबाड़ी बस्ती में अचानक भूधसान होने से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। इस हादसे में 2 घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए, जबकि आसपास के इलाके में चौड़ी दरार आ गई। सबसे चिंता की बात यह है कि करीब 35 मीटर के क्षेत्र में लगातार गैस रिसाव हो रहा है, जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं। गैस की तीव्र गंध और रिसाव की रफ्तार को देखते हुए बीसीसीएल और जिला प्रशासन ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की और प्रवेश निषेध घोषित कर दिया। प्रभावित परिवारों के लिए पास में ही एक राहत शिविर बनाया गया है और नजदीकी सरकारी स्कूल में अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने 35 मीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया गया है ताकि किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके। गैस रिसाव को रोकने के लिए बीसीसीएल की एक तकनीकी टीम विशेष उपकरणों और एक बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि हम यहाँ से
से नहीं हटेंगे, हमें अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहिए। केंदुआडी में गैस रिसाव का स्थायी समाधान निकाला गया था, उसी तरह यहां भी गैस रिसाव पूरी तरह से बंद किया जाए। इस घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश साफ दिख रहा है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा सबसे जरूरी प्राथमिकता है और गैस रिसाव को रोकने के लिए हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। हजारीबाग में नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के विरोध में आजसू ने गिरिडीह में निकाला कैंडल मार्च। हजारीबाग में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। इस घटना के विरोध में आजसू पार्टी ने गिरिडीह के टावर चौक पर कैंडल मार्च निकाला, जिसमें पार्टी के महिला मोर्चा से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इस कैंडल मार्च में शामिल लोग शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टावर चौक पहुंचे। आजसू पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर न केवल मासूम बच्ची को श्रद्धांजलि दी बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के खिलाफ अपना आक्रोश भी जाहिर किया। इस दौरान हम न्याय चाहते हैं जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। कैंडल मार्च में उपस्थित लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष कंपू यादव ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इसके साथ ही अपराधियों के मन से कानून का भय समाप्त हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अपराध पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। ड्राइवर की झपकी बनी मौत, दूध टैंकर ने हाईवा को पीछे से मारी टक्कर। रांची के ओरमांझी में बुधवार दोपहर करीब 3 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा रांची रामगढ़ हाईवे पर छुटूपालू स्थित सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल के पास हुई। बताया जाता है कि रांची की ओर जा रहे ईंट लदे हाईवा को पीछे से आ रहे दूध टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में टैंकर चालक की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर का चालक स्टीयरिंग और केबिन के बीच गंभीर रूप से फंस गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही ओरमांझी पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत चालक को निकालने का प्रयास शुरू किया, लेकिन घायल ड्राइवर को 2 हाइड्रा मशीनों की मदद से निकाला गया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक टैंकर चालक दिल्ली से दूध लेकर रांची आ रहा था और छुटूपालू टोल प्लाजा से पहले चालक को झपकी आ गई। मृत चालक की पहचान मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मान सिंह के रूप में हुई है। जमशेदपुर में बढ़ी चापड़बाजी, गोलमुरी में युवक पर जानलेवा हमला, 24 घंटे में दूसरी वारदात। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के गाढ़ा बासा पहाड़ी स्थित बजरंग नगर में बुधवार शाम पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान एक पक्ष ने 19 वर्षीय युवक आकाश सिंह पर चापड़ से ताबड़तोड़ हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। घायल आकाश सिंह को स्थानीय लोगों की मदद से टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार टुइला डुंगरी ए ब्लॉक निवासी आकाश सिंह बुधवार शाम करीब 4 बजे बजरंग नगर से गुजर रहा था, तभी घात लगाए बदमाशों ने उसे घेर लिया और सिर, पीठ, चेहरे व पेट पर कई वार किए। बताया जा रहा है कि आकाश का बस्ती के ही बंटी सिंह से पुराना विवाद चल रहा था और उसी को लेकर पहले दोनों के बीच झड़प हुई थी। इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में पिछले 24 घंटे में चापड़ से हमले की यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में भी 2 युवकों पर हमला हुआ था। वहीं 24 फरवरी को हुए एक अन्य हमले में घायल युवक कमलजीत सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। गिरिडीह में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, स्ट्रेचर पर पड़े मरीज के साथ परिजन के हाथ में सलाइन। गिरिडीह जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे के बाद घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां की बदहाल व्यवस्था ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। परिजनों के अनुसार युवक का प्राथमिक इलाज तो किया गया, लेकिन इसके बाद अस्पताल कर्मियों ने सलाइन की बोतल उनके हाथ में थमा दी। हैरानी की बात यह है कि मरीज स्ट्रेचर पर पड़ा रहा और उनके परिजन खुद सलाइन पकड़कर काफी देर तक खड़े रहे। इस दौरान ना तो कोई नर्सिंग स्टाफ मौजूद दिखा और ना ही मरीज की समुचित देखरेख होती नजर आई। घटना ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक और सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट दिखाई देती है। मरीज की हालत को देखते हुए बाद में उसे धनबाद रेफर कर दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या सदर अस्पताल में इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि एक मरीज को सलाइन स्टैंड उपलब्ध कराया जा सके। बहरहाल ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी लापरवाही सामने आ चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण हालात जस के तस बने हुए हैं।
एलपीजी गैस की किल्लत, छात्र पढ़ाई छोड़ गांव लौटने को मजबूर, घर पर खाना बनाना मुश्किल, किराए पर रहने वाले विद्यार्थी सबसे ज्यादा प्रभावित। झारखंड के कोडरमा जिले में एलपीजी की किल्लत का असर अब छात्रों पर भी दिख रहा है। गैस की कमी के कारण लॉज में रहकर पढ़ाई करने वाले कई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं। यह समस्या पिछले 1 महीने से बनी हुई है। रसोई गैस सिलेंडर के ना मिलने से ऐसे छात्र घर पर खाना नहीं बना पा रहे हैं और बाहर ढाबा होटल में खाना महंगा हो गया है। ऐसी स्थिति में छात्र गांव जाने को विवश हो रहे हैं। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण भारत के विभिन्न राज्यों में एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। झारखंड भी इससे अछूत नहीं है, जहां के कई जिलों में गैस की कमी साफ दिखाई दे रही है। कोडरमा में जहां पहले किल्लत का सामना घरेलू उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा था, वहीं अब इसका सीधा असर दूसरे जिले से यहां आए छात्र छात्राओं पर भी दिख रहा है। ऐसे छात्र गैस रिफिल करा खाना बनाते थे, पर अब गैस कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को भी रसोई गैस मिलना मुश्किल हो गया है। बंगाल विधानसभा चुनाव, पाकुड़ सीमा पर सुरक्षा कड़ी, चेक पोस्टों पर दंडाधिकारी, पुलिस और बीएसएफ तैनात, हर वाहन की हो रही जांच। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पाकुड़ जिले के सभी चेक पोस्टों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला और पुलिस प्रशासन ने सभी चेक पोस्टों पर दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी और जवानों को तैनात किया है। इन चेक पोस्टों पर पश्चिम बंगाल की ओर से बंगाल पुलिस और बीएसएफ के जवान हर वाहन की जाँच कर रहे हैं। बुधवार को मुर्शिदाबाद जिले से सटे चांदपुर चेक पोस्ट पर बीएसएफ और स्थानीय पश्चिम बंगाल पुलिस वाहनों की सघन जांच करती देखी गई। वहीं राज्य की सीमा पर पाकुड़ जिला मुख्यालय थाना की पुलिस आने जाने वाले वाहनों पर नजर रख रही है और चेक पोस्ट पर रखे रजिस्टर्ड में नंबर अंकित कर रही है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। मुर्शिदाबाद जिले में 23 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि बीरभूम जिले में 29 अप्रैल को मतदान निर्धारित है। पाकुड़ जिले से पश्चिम बंगाल के 2 जिले मुर्शिदाबाद और बीरभूम की सीमा सटी हुई है। असम चुनाव में उतरी कल्पना सोरेन, चबुआ में जेएमएम प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, चाय बागान मजदूरों से किया संवाद। असम विधानसभा चुनाव के तहत चबुआ सीट पर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में विधायक कल्पना सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम प्रत्याशी भूपेन मुरारी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए मतदाताओं से समर्थन की अपील की। चुनावी अभियान के दौरान कल्पना सोरेन ने चबुआ विधानसभा क्षेत्र के चाय बागानों का दौरा किया, जहाँ उन्होंने मजदूरों से सीधा संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने मजदूरों की समस्याओं को करीब से समझने की कोशिश की और उनकी सामाजिक और आर्थिक हालात की जानकारी ली। जनसंपर्क अभियान के दौरान नेताओं ने लोगों से जेएमएम प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील की और भरोसा दिलाया है कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा। पार्टी की ओर से स्थानीय मुद्दों, रोजगार, मजदूरी और बुनियादी सुविधाओं को चुनावी एजेंडा बनाया गया है। झारखंड सरकार बजट का सिर्फ 80% ही खर्च कर पाई, 29,000 करोड़ करना पड़ा सरेंडर। वित्त वर्ष 2025-26 का समापन हो गया है। इस वित्त वर्ष के आखिरी दिन सरकारी खजाने से करीब 3616 करोड़ रुपए की निकासी हुई, जबकि पूरे मार्च महीने में करीब 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि सरकार के विभाग राजस्व वसूली में लक्ष्य से काफी पीछे रह गए। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार अपने कुल बजट का सिर्फ 80% ही खर्च कर सकी, जिसके चलते करीब 29,000 करोड़ रुपए सरेंडर करने पड़े। हालांकि खर्च और राजस्व संग्रह का विभागवार आकलन किया जा रहा है, जो जल्द ही वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। गढ़वा में बजरंग दल और आरएसएस ने पकड़ा तस्करी के लिए ले जाया जा रहा 150 गौवंशीय पशु। मामले को लेकर प्रशासन जांच में जुटी। गढ़वा जिले में गुप्त सूचना के आधार पर बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने 150 गौवंशीय पशु पकड़े, जिन्हें तस्करी के लिए दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा था। अधिकांश पशुओं पर सरकारी टैग लगा हुआ था, जो संभवतः मुख्यमंत्री पशुधन योजना या अन्य सरकारी योजनाओं के तहत वितरित किए गए थे। पकड़े गए पशुओं को गढ़वा सदर थाना में सुपुर्द कर दिया गया है और प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार ये सभी पशु शहर से होकर गुजर रहे थे और अगर ये पकड़े नहीं जाते तो अन्य राज्यों में तस्करी हो सकती थी। आरएसएस के जिला संयोजक सोनू सिंह ने कहा कि गढ़वा में अवैध पशु तस्करी की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश पशुओं पर सरकारी टैग होने से यह एक बड़ा षड्यंत्र प्रतीत होता है और इसकी विस्तृत जांच आवश्यक है। गढ़वा के भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत वितरित किए गए पशुओं की तस्करी की जा रही हो। उन्होंने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है। गढ़वा में सड़क हादसे में युवक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, पुलिस से झड़प।
गढ़वा जिले में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। गढ़वा नगर उंटारी मुख्य पथ पर स्थित रामगढ़ मोड़ के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतक की पहचान मुरहा गांव निवासी 20 वर्षीय पंकज कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह सुबह अपनी लूना से बाजार जा रहा था, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने शहीद भगत सिंह चौक समेत आसपास की सड़कों को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई और हल्की झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस के बल प्रयोग के बाद भीड़ और उग्र हो गई तथा पथराव कर एक सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने निर्माणाधीन 4 लेन सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रामगढ़ मोड़ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों की मांग है कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और नौकरी दी जाए, साथ ही दुर्घटना संभावित स्थल पर ओवरब्रिज या अंडरपास निर्माण कराया जाए। गिरिडीह में प्रेमी युगल को लेकर कोर्ट के बाहर 2 परिवारों में मारपीट। गिरिडीह जिले के कचहरी परिसर के बाहर बुधवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक प्रेमी युगल के विवाह को लेकर 2 परिवार आमने सामने आ गए। एक पक्ष जहां इस रिश्ते को स्वीकार करने के पक्ष में था, वहीं दूसरा पक्ष इसे जबरन कराया गया विवाह बताते हुए विरोध कर रहा था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष के बीच जमकर नोकझोंक और हाथापाई होने लगी, जिससे कोर्ट परिसर के बाहर लंबे समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। जानकारी के मुताबिक राजधनवार थाना क्षेत्र के एक गाँव में मंगलवार रात युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान ग्रामीणों और युवती के परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और कथित तौर पर दबाव बनाकर दोनों की शादी करवा दी। अगले दिन युवती पक्ष के लोग इस विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए युवक को लेकर गिरिडीह कोर्ट पहुंचे। इस बात की भनक लगते ही युवक के परिजन भी वहां पहुंच गए और शादी को मानने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट के मुख्य द्वार के पास ही दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही धक्का मुक्की और हाथापाई में बदल गई। स्थिति बिगड़ता देख नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद हालात को काबू में किया। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर प्रेमी युगल को अपने साथ थाना ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, जिसमें जबरन शादी के आरोपों को भी शामिल किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। नए वित्त वर्ष के पहले दिन बंद रही कई शराब की दुकानें, लाइसेंस रिन्यूअल में देरी बनी वजह। धनबाद में नए वित्त वर्ष के पहले दिन शराब प्रेमियों को मायूसी का सामना करना पड़ा। बुधवार की सुबह जिले की अधिकतर शराब दुकानें व बार बंद रहे। दुकानें बंद रहने की मुख्य वजह लाइसेंस का समय पर रिन्यूअल नहीं होना बताई गई। सुबह होते ही उत्पाद विभाग कार्यालय में लाइसेंस धारियों की भीड़ उमड़ पड़ी। लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने के बाद धीरे धीरे कुछ दुकानें खुलनी शुरू हुई, लेकिन शुरुआती घंटों में जिले की अधिकतर दुकानें बंद रही। सहायक उत्पाद आयुक्त अजय गौड़ ने बताया कि नए वित्त वर्ष में लाइसेंस रिन्यूअल के साथ साथ विभाग ने राजस्व लक्ष्य में 10% की वृद्धि की है। पिछले वित्त वर्ष में फरवरी तक विभाग ने 113% राजस्व हासिल कर लिया था, जो बड़ी उपलब्धि है। लेबर कोड के खिलाफ रामगढ़ के पतरातू में हजारों मजदूरों की हड़ताल, ईटक ने दिया समर्थन। केंद्र सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों को बदलकर लागू किए गए 4 लेबर कोड के विरोध में झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू में बुधवार को हजारों मजदूरों ने व्यापक हड़ताल कर दी। पीबीयूएनएल के निर्माणाधीन पावर प्लांट में काम पूरी तरह से ठप हो गया। मजदूरों ने इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल के दौरान मजदूरों ने केंद्र सरकार और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नए लेबर कोड मजदूरों के हितों के खिलाफ हैं और इससे उनके अधिकार कमजोर होंगे। मजदूरों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को बुलंद किया है और बदलाव की मांग रखी। हड़ताल की सूचना मिलते ही पतरातू पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस की निगरानी में पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्कता बरती और मजदूरों से संयम बनाए रखने की अपील की। इस हड़ताल को एनटीपीसी मजदूर यूनियन एटक पतरातू का पूर्ण समर्थन मिला। यूनियन नेता मनोज कुमार महतो ने कहा कि संगठन हमेशा मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहा है और आगे भी उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मजदूरों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
रांची में मोबाइल चोर गिरोह का भांडाफोड़, 3 अपराधी गिरफ्तार। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान पॉकेट से मोबाइल उड़ाने वाला गिरोह सक्रिय था। रामनवमी के दिन रांची के चोटिया इलाके से 12 से ज्यादा मोबाइल फोन गायब हो गए थे। मामले में रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल गायब करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। रांची के सिटी एसपी पारस राणा चोटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 27 मार्च को रामनवमी पर्व को लेकर अलग अलग क्षेत्रों से जुलूस निकाला गया था। जुलूस में शामिल लोगों में से कुछ लोगों के भीड़ में मोबाइल फोन गुम हो गए। जब इस संबंध में चुटिया थाना में शिकायत दर्ज कराई गई और जांच शुरू की गई तो जांच में पता चला कि पश्चिम बंगाल के चोरों के द्वारा तपोवन मंदिर में शामिल जुलूस और विभिन्न जुलूसों से मोबाइल फोन की चोरी की गई है। मामले में कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जेएसएससी एएनएम परीक्षा 2025 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित और बैकलॉग की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के उत्तर पत्रक भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपनी उत्तर कुंजी का मिलान कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मिडिल ईस्ट वार के कारण कंपनी के उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई। टीवी नरेंद्रन जमशेदपुर में कार्यक्रम के दौरान टाटा स्टील के सीईओ शाह एमडी टीवी नरेंद्रन ने कहा कि मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध के कारण कंपनी की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि यह एक चुनौती है लेकिन कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान टाटा स्टील के एमडी ने बताया है कि वर्तमान मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर टाटा इंडस्ट्री पर भी पड़ने लगा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान हालात एक चुनौती है जिसका असर कंपनी के उत्पादन के लिए माल ढुलाई पर हो रहा है, जिसके कारण उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। जमशेदपुर में फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। जमशेदपुर के ओलीडी ओपी क्षेत्र में हुए फायरिंग मामले का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 30 मार्च को डिमना बस्ती रोड स्थित उमा टिफिन के पास अल्टो कार में सवार विक्रम सिंह उर्फ विक्की को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वरीय पुलिस उपाधीक्षक पूर्वी सिंहभूम के निर्देश पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग के मार्गदर्शन में पटमदा डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया। टीम ने वसुंधरा स्टेट के पास स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट भवन के एक जर्जर क्वार्टर में छापेमारी कर घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में कृष्णा सिंह उर्फ लल्ला 23 वर्षीय, रखाल कुंभकार 27 वर्षीय, राहुल सिंह सरदार 23 वर्षीय और विकास महातो उर्फ बीके 23 वर्षीय शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध हथियार, 3 जिंदा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में विकास महातो ने बताया है कि करीब 3 साल पहले विक्रम सिंह ने उसके भाई के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। इसी का बदला लेने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पश्चिमी सिंहभूम में परमाणु खनिजों की खोज शुरू, ग्रामीणों ने जताया विरोध। पश्चिमी सिंहभूम जिले में परमाणु खनिजों की खोज को लेकर भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत कार्यरत परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय एएमडी की टीम सक्रिय हो गई है। विभाग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य शुरू करने की तैयारी की गई है। चक्रधरपुर प्रखंड की सिलफोड़ी पंचायत के पूषा लोटा जंगल में भी कुछ दिनों पूर्व सर्वे किया गया था। ग्रामीणों को अब डर सता रहा है कि विभाग की ओर से माइनिंग ना कराई जाए। इससे लेकर माइनिंग का ग्रामीणों ने विरोध जताया है। विरोध को लेखा पुशालोटा गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 3 गांवों के सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए और माइनिंग का विरोध जताया। ग्राम सभा मुरहातू मुंडा साधुचरण जोंकू पुशालोटा गांव मुंडा रांदो कोढ़ा और जो गुड़गांव मुंडा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि किसी भी हाल में माइनिंग नहीं करने दिया जाएगा। देवघर में कार एसेसरीज शॉप की आड़ में ब्राउन शुगर का धंधा, 1 गिरफ्तार 3 फरार। देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। यहां बाईपास सड़क पर स्थित कार एसेसरीज की दुकान से 14 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 1 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अर्जुन महता के रूप में हुई है, जो रिखिया थाना क्षेत्र के पुनसिया नावाडी का निवासी है। पुलिस के अनुसार वह कार एसेसरीज की दुकान की आड़ में लंबे समय से ब्राउन शुगर बेचने का अवैध कारोबार चला रहा था। पलामू में युवक के अपहरण की कोशिश व मारपीट के 8 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद।
पलामू के मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के भट्टी मोहल्ला में एक युवक आनंद कुमार रवि के अपहरण की कोशिश और मारपीट मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस मामले का मुख्य आरोपी सद्दाम कुरैशी है। उसके पास से अवैध हथियार, गोली, मोबाइल फोन व एक काले रंग की स्कॉर्पियो बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार सद्दाम कुरैशी और उसके साथियों ने आनंद कुमार रवि का अपहरण करने का प्रयास किया था। विरोध करने पर उन लोगों ने मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आनंद कुमार रवि की हत्या के लिए सद्दाम को 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। बताया जा रहा है कि भट्टी मोहल्ला में चल रहे जमीन विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। झारखंड विधानसभा 2026-27 के लिए 25 समितियों का गठन, जिम्मेदारियां तय। झारखंड विधानसभा सचिवालय की ओर से वर्ष 2026-27 के लिए कुल 25 समितियों का गठन किया गया है। यह गठन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में किया गया। सभी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष या पुनर्गठन तक रहेगा। जानकारी के अनुसार नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति के सभापति स्वयं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो होंगे। याचिका समिति में उदय शंकर सिंह, नागेंद्र महतो, ममता देवी और निर्मल महतो को सदस्य बनाया गया है। लोक लेखा समिति का सभापति मनोज कुमार यादव को बनाया गया है। प्रकलन समिति की जिम्मेदारी हेमलाल मुर्मू को दी गई है। सरकारी उपक्रमों संबंधित समिति के सभापति निरल पूर्ति होंगे, जबकि प्रत्युक्त विधान समिति की कमान सरयू राय को सौंपी गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सभापति स्टीफन मरांडी बनाए गए हैं। महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्षता कल्पना मुर्मू सोरेन करेंगी। आवास समिति के सभापति दशरथ गागराई होंगे, जबकि अन्य को अन्य जिम्मेदारियां दी गई हैं। रामगढ़ में अनियंत्रित कार गड्ढे में गिरी, बाल बाल बचे सवार। रामगढ़ जिले के रजरप्पा मंदिर मुख्य मार्ग स्थित बोतल मोड़ के समीप बुधवार को एक अनियंत्रित कार सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में कार पर सवार सभी लोग बाल बाल बच गए, उन्हें हल्की चोट आई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार से एक परिवार पूजा अर्चना के लिए कार से मां छिन्नमस्तिका मंदिर आ रहा था, तभी उनकी कार बोतल मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। रामगढ़ में डीटीओ ने चलाया वाहन जांच अभियान, ओवरलोड वाहनों से वसूला 4,18,000 रुपए जुर्माना। रामगढ़ डीटीओ अनुराग कुमार तिवारी के नेतृत्व में गोला सिकिदरी 4 लेन पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान विशेष रूप से भारी मालवाहक वाहनों, ट्रक, ट्रेलर, डंपर आदि की जांच की गई। अभियान में ओवरलोडेड वाहनों से कुल 4,18,900 रुपए जुर्माना वसूला गया। इन वाहनों पर निर्धारित क्षमता से अधिक माल लोड था। डीटीओ ने वाहनों के कागजात की जांच की और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहनों का चालान काटा। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। इससे न केवल लोगों की जान को खतरा रहता है, बल्कि सड़कों व पुल पुलिया को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने वाहन चालकों को निर्धारित मानकों का पालन करने और ओवरलोडिंग से बचने की अपील की है। देवघर में डिजिटल जनगणना की तैयारी, डीसी ने दिया सटीक आंकड़ों का मंत्र, एंड्रॉयड फोन से होगी एंट्री। देवघर जिला मुख्यालय में बुधवार को भारत की जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने की। यह विशेष प्रशिक्षण 1 अप्रैल से 3 अप्रैल 2026 तक चलेगा, जिसमें पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से जुड़ी तकनीकी जानकारियां दी जा रही हैं। डीसी ने संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांख्यिकी प्रक्रिया है, जिसके आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का निर्माण होता है। उन्होंने बताया कि इस बार देश में पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल मोड में की जाएगी। प्रगणक घर घर जाकर एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के जरिए डेटा एकत्रित करेंगे, जिससे आंकड़ों में पारदर्शिता बढ़ेगी और त्रुटियों की संभावना कम होगी। जनगणना 2027 का पहला चरण 16 मई से 14 जून 2026 तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक फील्ड में जाकर मकानों की सूची तैयार करेंगे। हजारीबाग विष्णुगढ़ कांड, अंबा प्रसाद ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, सीबीआई जांच की मांग की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर विष्णुगढ़ मामले में ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने संतोष गंगवार से मामले में हस्तक्षेप कर मामले की सीबीआई जांच कराने, पीड़ित परिवार को मुआवजा व पुनर्वास देने और राज्य महिला आयोग को मामले में सक्रिय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग पुलिस अब तक अपराधियों तक पहुंचने में विफल रही है। जो पुलिस
पुलिस प्रशासन की गंभीर नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने घटना को बेहद दर्दनाक और घृणित बताते हुए कहा कि यह निर्भया कांड से भी ज्यादा भयावह है। पूर्व विधायक ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, लापरवाही बरतने वाले हजारीबाग एसपी के तबादले व उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और संबंधित डीएसपी व थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की है। राज्यपाल ने अंबा प्रसाद की बातों को गंभीरता से सुना है और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। देवघर के सदर अस्पताल जल्द ही अत्याधुनिक मशीनों से लैस होगा। प्रबंधन ने राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव। देवघर का सदर अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आए दिन यह पूछा जाता है कि कब तक देवघर का सदर अस्पताल पूर्ण रूप से संथाल क्षेत्र के लोगों के लिए तैयार हो जाएगा। इसी को लेकर देवघर सदर अस्पताल प्रशासन के द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है कि जल्द से जल्द अस्पताल को अत्याधुनिक मशीनों से लैस करे, ताकि संथाल क्षेत्र में रहने वाले 5 जिलों के लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। देवघर सदर अस्पताल प्रशासन के द्वारा यह बताया गया है कि नए वित्त वर्ष में यह प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि देवघर के सदर अस्पताल में कई अत्याधुनिक मशीन लगाई जाए। इसको लेकर देवघर सदर अस्पताल प्रशासन के द्वारा मांग पत्र तैयार कर लिया गया है, जिसमें रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी के विभाग तो बनाए ही जाएंगे। इसी के साथ ही जांच की व्यवस्था को अत्याधुनिक किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में सड़क दुर्घटना, टेम्पो चालक की मौत। पेट्रोल पंप के सामने ट्रक ने टेम्पो को पीछे से मारा टक्कर, 5 यात्री घायल। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टेम्पो में सवार 5 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना बुधवार सुबह खंडा मौदा पेट्रोल पंप के सामने हुई। मृतक चालक की पहचान खंडा मौदा निवासी हाराधन पाइकिरा 35 वर्षीय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार हाराधन पाइकिरा अपने टेम्पो में सवारियां लेकर जो है गोपी बल्लापुर जा रहा था। खंडा मौदा पेट्रोल पंप के सामने एक ट्रक ने उसके टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। चालक हाराधन पाइकिरा दाहिनी ओर गिर गया और वाहन का पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टेम्पो में सवार जो 5 यात्री दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बहरागोड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। झारखंड होमगार्ड बहाली में बड़ा खेल, मुर्दे के नाम पर सालों से ड्यूटी कर रहा था फर्जी जवान। झारखंड की गृहरक्षा वाहिनी में भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक गंभीर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पूर्व कंपनी कमांडर कैलाश प्रसाद यादव ने गृहरक्षा वाहिनी सह अग्निशमन विभाग के डीजी से लिखित शिकायत कर पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत के अनुसार वर्ष 2016 में रांची जिले में गृहरक्षा वाहिनी में नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन संख्या 1/2016 के तहत एक अभ्यर्थी सुधीर कुमार पिता स्वर्गीय सियाराम सिंह ने आवेदन किया था। उनका क्रमांक 1286 था। आरोप है कि प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही सुधीर कुमार की मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद उनके स्थान पर बिहार के जहानाबाद जिले के मखदमपुर थाना क्षेत्र के चाड़ गांव निवासी एक अन्य व्यक्ति ने खुद को सुधीर कुमार बताकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गृहरक्षा वाहिनी में नामांकन करा लिया। बताया गया है कि उक्त व्यक्ति को गृहरक्षक संख्या 3713 भी आवंटित कर दिया गया और वह ड्यूटी तथा भत्तों का लाभ भी उठाता रहा। शिकायत में इसे सुनियोजित धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश करार दिया गया है। कैलाश प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि यह पूरा मामला तत्कालीन जिला समादेष्टा हरिहर सिंह मुंडा के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने यह भी कहा है कि जांच के बजाय उन्हें ही दोषी ठहराते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अवैध बालू की कमाई से गोड्डा पुलिस प्रशासन रोजाना कमा रही 27 लाख। प्रदीप यादव। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने गोड्डा उपायुक्त को पत्र लिखकर पत्थरगामा अंचल की गेरुआ नदी से हो रहे अवैध बालू उठाव पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों से नदी के कई घाटों सनातन घाट से सिमरिया चकवा घाट तक लगातार भारी मात्रा में अवैध बालू खनन हो रहा है, जो जिले में चिंता का बड़ा विषय बन गया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि अवैध खनन में स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मिली भगत से प्रति डंपर लगभग 18,500 रुपए की वसूली की जा रही है। आम जनता इस संकट से त्रस्त है, जबकि दूसरी ओर प्रतिदिन 150 डंपरों से 18,500 रुपए प्रति वाहन के हिसाब से लगभग 27,75,000 रुपए की अवैध वसूली कर स्थानीय प्रशासन और इसमें संलिप्त लोग मालामाल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रोजमर्रा के कार्यों जैसे कि अंबेडकर आवास, अबू आवास, प्रधानमंत्री आवास, विभागीय छोटे मोटे निर्माण कार्य तथा निजी मकान निर्माण के लिए सीमित मात्रा में बालू उठाव करने वाले आम लोगों पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए भारी भरकम मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पलामू में चाय दुकान के स्टाफ से मारपीट पड़ी भारी, एसआई लाइन हाजिर। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने जपला छतरपुर मुख्य मार्ग पर एक चाय दुकान में काम करने वाले युवक के साथ मारपीट के मामले में
एसआई नर्मदेश्वर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बताया जाता है कि चाय दुकानदार शुभम पाठक के स्टाफ के साथ मारपीट की शिकायत सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस संबंध में रेशमा रमेशन ने बताया कि उक्त कार्रवाई मारपीट के मामले में वीडियो वायरल होने के बाद की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।